Hello everyone, it's me Varsha and you are watching Botany Varsha. We are already studying photosynthesis. In today's lecture, we will focus on non-cyclic photophosphorylation of light reaction. So let's start. Non-cyclic photophosphorylation और इसको Z स्कीम भी बोलते हैं। जैसा हम जानते हैं कि लाइट रिएक्शन के अंदर 4 कॉम्प्लेक्सेस वर्क करते हैं। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस लिपिड बाइलेयर के अंदर अटैच्ड होते हैं। इन 4 कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं पिगमेंट सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम 2, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और फोर्थ है एटीपेज कॉम्प्लेक्स। तो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं जो लिपिड बाइलेयर के अंदर अटैच्ड होते हैं। पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 दोनों जो पिगमेंट सिस्टम हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर की एक सीरीज़ के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये इनका जो अटैचमेंट होता है, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की सीरीज़ होती है वो अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से ये अरेंज होते हैं। कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B6F जो होता है थर्ड कॉम्प्लेक्स जो मैंने लिखा हुआ है, ये नॉन पिगमेंटेड कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा प्लास्टोक्यूनॉन और प्लास्टोसाइनिन 2 कॉम्प्लेक्स और होते हैं। ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ये मोबाइल होते हैं और एक करियर की तरह वर्क करते हैं, ये शटल की तरह वर्क करते हैं। पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 के बीच में शटल की तरह वर्क करते हैं क्योंकि ये मोबाइल होते हैं। इसके अलावा फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो है वो है एटीपेज कॉम्प्लेक्स। एटीपेज कॉम्प्लेक्स जो होता है इसको कपलिंग फैक्टर भी बोलते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कपलिंग फैक्टर या CF1 जो हेड होता है और CF0 जो उसका स्टॉक या बेस होता है। तो इसके अंदर जो एटीपेज होता है वो लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की एनर्जी जो निकलती है उसको यूटिलाइज करके ATP का प्रोडक्शन करता है ADP से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। तो फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो है एटीपेज कॉम्प्लेक्स होता है और ATP जो होती है वो यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी होती है लिविंग सेल्स की। तो ATP यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी होती है और लाइट की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से और ADP से, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से ATP का प्रोडक्शन, एनर्जी करेंसी का प्रोडक्शन, इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है वो 2 तरीके का होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्योंकि हम जब लंबा पढ़ते हैं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है और इसलिए छोटे लेक्चर में बनाने की कोशिश करें आपके, जिससे आपका इंटरेस्ट ना ख़त्म हो। नाउ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर Z स्कीम भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर 2 पिगमेंट सिस्टम वर्क करते हैं, पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 दोनों इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ पिगमेंट सिस्टम 2 आप देखो, एनिमेशन के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। दिस इज पिगमेंट सिस्टम 2, रिएक्शन सेंटर ऑफ पिगमेंट सिस्टम 2 इज P680। तो पिगमेंट सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर जो होता है वो P680 होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हर रिएक्शन सेंटर के अंदर 2 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोर कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो इसके जो लाइट हार्वेस्टिंग जो इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। एक्चुअली ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और इस लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं पिगमेंट सिस्टम 2 को। तो पिगमेंट सिस्टम 2 जो है वो फोटो एक्साइटेड हो जाता है और फोटो एक्साइटेड हो करके इलेक्ट्रॉन एक्सूट करता है, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अब
एट द सेम टाइम। इसके अलावा हर पिगमेंट सिस्टम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन वाया फियोफाइटिन, इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो क्यूनॉन होता है। तो क्यूनॉन वाया फियोफाइटिन क्यूनॉन को ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन साइमल्टेनियसली क्या होता है यहाँ पर, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, जो मैंने पिछला लेक्चर था जिसमें मैंने एवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आपको पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फोटो ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम, मैंगनीज, कैल्शियम एंड क्लोरीन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। और एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, प्रोटॉन्स रिलीज़ होते हैं 4, जो कि किस में चले जाते हैं, थैलाक्वाइड ल्यूमेन के अंदर चले जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होकर के पिगमेंट सिस्टम 2 को वापस उसकी ग्राउंड स्टेट में ला देता है। तो जो पिगमेंट सिस्टम 2 था, वो पिगमेंट सिस्टम 2 फोटो एक्साइटेड था, उसका इलेक्ट्रॉन तो रिलीज़ हो गया, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करता है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन। तो अब जो था इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के थ्रू कहाँ चला जाता है, क्यूनॉन ए को ट्रांसफ़र होता है। अब ये देखो आप, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होकर के पिगमेंट सिस्टम 2 को ग्राउंड स्टेट में लेकर आ जाता है। अब फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन था वो रिलीज़ होकर के फियोफाइटिन वापस ऑक्सीडाइज हो गया, और क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है सारे, अब क्यूनॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो रिड्यूस हो जाता है लेकर के, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस ट्रांसफ़र करता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, दैट इज़ QB। तो QB को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, QB इलेक्ट्रॉन लेकर के वापस रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा क्यूनॉन QB का ये के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो कॉन्टिन्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो एक के बाद एक 1 बाई 1 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके रिड्यूस होता है। और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर इज प्लास्टोक्यूनॉन, इट टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम QB एंड 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा and reduced into plastohydroquinone. So it takes 2 protons from the chloroplast stroma. तो प्लास्टोहाइड्रोक्यूनॉन में ये रिड्यूस हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है वो रिड्यूस हो जाता है, जो देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो अब प्लास्टोहाइड्रोक्यूनॉन जो है वो वापस प्लास्टोक्यूनॉन में ऑक्सीडाइज होता है बाय रिलीजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू इट्स प्रोटॉन टू द thylakoid lumen and electron to the next electron acceptor, and that is cytochrome B6F complex. So next now cytochrome B6F complex get reduced. तो अब ये reduce हो जाता है इलेक्ट्रॉन रिसीव करके। now cytochrome B6F complex transfers electron to the plastocyanin. अब आगे जाकर के ये प्लास्टोसाइनिन को अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट कर देता है। तो प्लास्टोसाइनिन अब कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के। अब दूसरा रिएक्शन सेंटर है दूसरा पिगमेंट सिस्टम है पिगमेंट सिस्टम 1, जिसका रिएक्शन सेंटर जो होता है P700 होता है। P का मतलब दोनों में ही पिगमेंट होता है, 700 का मतलब होता है इस रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो 700 नैनोमीटर लाइट से ज़्यादा की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और रिएक्शन सेंटर 2 में रिएक्शन सेंटर कौन सा है, पिगमेंट सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर है P680। इसका मतलब है P स्टैंड्स फॉर पिगमेंट, 680 का मतलब है कि इस रिएक्शन सेंटर का जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो 680 नैनोमीटर तक की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अब पिगमेंट सिस्टम 1 PS1 जिसका रिएक्शन सेंटर P700 है वो क्या करता है, अपने
उसके जो लाइट हार्वेस्टिंग क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना मॉलिक्यूल्स इसके क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब, डिफरेंट वेवलेंथ की सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में डोनेट कर देते हैं पिगमेंट सिस्टम 1 को। तो ये सारी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र हो रही है? पिगमेंट सिस्टम 1 को। पिगमेंट सिस्टम 1 गेट्स फोटो एक्साइटेड। अब ये फिर से एक्साइटेड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एग्ज्यूट करता है। ये इलेक्ट्रॉन एग्ज्यूट करके इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो A2 है। तो वाया A1 ये ट्रांसफ़र हो जाता है A2 को। A1 एक मॉडिफाइड क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होता है। अब A1 कैसा हो गया? रिड्यूस हो गया। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है A2 को और वापस कैसा हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब A2 जो है वो फेरस सल्फर प्रोटीन है, एक फेरस सल्फर प्रोटीन। ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के वापस रिड्यूस हो जाता है। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू A3 गेट रिड्यूस्ड, A3 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू फेराडॉक्सिन। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू फेराडॉक्सिन। अब फेराडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए, फेराडॉक्सिन रिड्यूस हो गया। फेराडॉक्सिन रिड्यूस होकर के अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है निकोटिनामाइड, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। NADP क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से प्रोटॉन को लेता है और इन द प्रेजेंस ऑफ FDNR फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, इस एंजाइम की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन से लेकर प्रोटॉन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा से लेकर रिड्यूस हो जाता है NADPH में। तो जो इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम 1 से रिलीज हुआ था वो कहाँ काम आया? NADP को रिड्यूस करने में, और NADPH में रिड्यूस होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन अब आप देखो प्रोटॉन्स जो फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से रिलीज़ हुए थे, बहुत सारे प्रोटॉन्स, और प्लास्टो हाइड्रोक्यूनॉन भी थैलाक्वाइड में अपने प्रोटॉन्स रिलीज़ करती है। तो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थैलाक्वाइड ल्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये जो है एटीपेज के आगे जा कर के ATP सिंथेज या एटीपेज के जो CF0 चैनल होता है वो बीच में से उसमें चैनल होता है, तो प्रोटॉन्स उसमें से निकलते हैं और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा साइड में चले जाते हैं। तो जब एटीपेज से प्रोटॉन्स रिलीज़ होते हैं उस समय एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP का प्रोडक्शन करते हैं। तो जब प्रोटॉन्स यहाँ से रिलीज़ होता है तो ATP का प्रोडक्शन होता है और पिगमेंट सिस्टम 1 जो था वो फोटो एक्साइटेड था, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस कैसे आता है? वो प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपनी वापस ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। तो ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पिगमेंट सिस्टम 1 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन NADPH के प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो जाता है, NADP को रिड्यूस NADPH में कर देता है और पिगमेंट सिस्टम 1 को वापस रिड्यूस कौन करता है? पिगमेंट सिस्टम 2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस उसको ग्राउंड स्टेट में ले आता है और पिगमेंट सिस्टम 2 का निकला हुआ प्रोटॉन्स वापस नहीं आता है और उसको रिप्लेस कौन सा इलेक्ट्रॉन करता है? फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस पिगमेंट सिस्टम 2 को ग्राउंड स्टेट में लेकर आता है। तो इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला हुआ था वापस लौटकर पिगमेंट सिस्टम 2 में नहीं आता है, साइकिल कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और इसके अंदर जो
इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आप देखो अरेंज हैं वो प्रॉपर किस शेप में अरेंज है, ध्यान से देखो, ये सब एक जेड शेप में अरेंज हैं। इनका जो अरेंजमेंट है वो जेड शेप में है अल्फ़ाबेट के, इसीलिए इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दे आर अरेंज्ड इन जेड शेप, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेड स्कीम। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपने पढ़ा, जिसमें क्या क्या होता है, 3 इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। पहला, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है, इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होती है, पहला काम। बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में, वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन निकलती है। दूसरा, NADPH बनता है इसके अंदर, और तीसरा काम क्या होता है, ATP बनती है। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकलती और एसिमिलेटरी पावर बनता है किसकी फॉर्म में, NADPH और ATP की फॉर्म में, तो इसको कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। ये पावर आगे डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन में यूटिलाइज होता है। अब यही प्रोसेस में आपको मैं थोड़ा सा एनिमेशन की फॉर्म में बता देती हूँ। ये जो आपको सामने एक लेयर दिखाई दे रही है, ये लिपिड बाइलेयर है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि लिपिड बाइलेयर जो होती है वो इसके अंदर जो आपको हेड दिख रहे हैं ये हाइड्रोफिलिक हेड है टुवर्ड्स द आउटर साइड, और हाइड्रोफोबिक टेल है बीच में सेंटर की तरफ। ये बाईपोलर होता है इसलिए ये बाइलेयर बन जाती है लिपिड की। और इसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्सेस मैंने जो बोले हुए थे, ये चारों कॉम्प्लेक्सेस इसके अंदर अरेंज हैं। कौन कौन से 4 कॉम्प्लेक्स मैंने बोले हुए थे, पहला कॉम्प्लेक्स था पिगमेंट सिस्टम 2 जिसका रिएक्शन सेंटर था P680। दूसरा कॉम्प्लेक्स था साइटोक्रोम B6F। तीसरा कॉम्प्लेक्स था पिगमेंट सिस्टम 1 जिसका रिएक्शन सेंटर है P700। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स है ATP सिंथेज या एटीपेज। तो एटीपेज जो होता है वो उसमें CF0 CF1 2 कपलिंग फैक्टर होते हैं, और जो हेड होता है CF1 वो लिपिड बाइलेयर से बाहर की तरफ स्ट्रोमा के अंदर, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में प्रोजेक्टेड होता है, और साथ में उसका जो स्टॉक होता है वो इस लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होता है। तो आप अब देखो ध्यान से, ये चारों कॉम्प्लेक्सेस कहाँ अरेंज हैं, थैलाकोइड की ल्यूमेन के अंदर ये चारों कॉम्प्लेक्सेस अरेंज्ड हैं। इसके अब जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन शुरू हो जाता है इसके अंदर, और पिगमेंट सिस्टम 2 अपने लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना मॉलिक्यूल्स के थ्रू लाइट एब्जॉर्ब करता है, फोटो एक्साइट होता है, और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अब पिगमेंट सिस्टम 2 में ही क्या होगा, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा जो आपने अभी अभी पढ़ा। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो 2 मॉलिक्यूल वाटर के फोटो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फोटो ऑक्सीडाइज होकर के दोनों मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, प्रोटॉन्स रिलीज करते हैं जो कि थैलाकोइड ल्यूमेन में चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो पिगमेंट सिस्टम 2 का फोटो एक्साइटेड होके निकला था वो रिप्लेस हो जाता है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर वाले इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से निकला है वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F के पास पहुँचता है, लेकिन वाया फियोफाइटिन टू क्यूनॉन, और क्यूनॉन से कहाँ जाता है, ये प्लास्टोक्यूनॉन के पास। तो प्लास्टोक्यूनॉन जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और वो मूवमेंट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये क्या करता है, प्लास्टोक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन लेता है 2 क्यूनॉन B से, और 2 प्रोटॉन्स लेता है साइटोक्रोम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा से, और प्लास्टोहाइड्रोक्यूनॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्लास्टोहाइड्रोक्यूनॉन में ये कन्वर्ट होने के बाद वापस PQ में जब कन्वर्ट होता है तो 2 प्रोटॉन थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर ये रिलीज करके वापस प्लास्टोक्यूनॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम B6F को ट्रांसफ़र कर देता है। अब पिगमेंट सिस्टम 1 जो था वो भी क्या करता है, उसका रिएक्शन सेंटर P700 है। अब
अपने लाइट हार्वेस्टिंग एंटीना मॉलिक्यूल्स के थ्रू लाइट अब्जॉर्ब करता है ये, और फोटो एक्साइट हो जाता है। फोटो एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज़ होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फेराडॉक्सिन को वाया A1, A2 और A3 ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फेराडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र कर देता है वाया FDNR फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब FDNR जो है वो प्रोटॉन्स और साथ में NADP को क्या करता है, रिड्यूस करता है। प्रोटॉन कहाँ से लेकर, स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेकर के, और इलेक्ट्रॉन FD से लेकर के ये NADPH में रिड्यूस कर देता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ था पिगमेंट सिस्टम 1 से, उसको वो कहाँ यूटिलाइज हुआ, NADP के रिडक्शन में। अब जो पिगमेंट सिस्टम साइटोक्रोम B6F का इलेक्ट्रॉन था वो एक दूसरा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर उसको कैरी करता है, प्लास्टोसाइनिन उसका नाम है। वो कैरी करके इलेक्ट्रॉन को पिगमेंट सिस्टम 1 को दे देता है। तो पिगमेंट सिस्टम अपनी एक्साइटेड कंडीशन से ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। तो वो अब यहाँ पर दो आप देख रहे हो कंपोनेंट हैं, प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोक्विनोन जो है वो पिगमेंट सिस्टम 2 और साइटोक्रोम B6F के बीच में शटल की तरह वर्क करता है। ये इलेक्ट्रॉन को पिगमेंट सिस्टम 2 से लेकर के साइटोक्रोम B6F को दे देता है क्योंकि ये मोबाइल है। और ऐसा ही साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन को लेकर के प्लास्टोसाइनिन दूसरा मोबाइल कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर वो लेकर के पिगमेंट सिस्टम 1 को रिड्यूस कर देता है। तो ये प्रोसेस होती है। इस पूरी प्रोसेस में प्रोटॉन्स जो हैं वो कहाँ रिलीज़ हो रहे हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो थैलाकोइड ल्यूमेन में रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये ल्यूमेन में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और साथ में एक बात और है बच्चों कि ये जो लेयर है लिपिड बाई लेयर की, ये प्रोटॉन्स के लिए इम्परमिएबल है। प्रोटॉन इसमें से वापस नहीं जा पाते हैं, और ऊपर स्ट्रोमा के अंदर और ल्यूमेन थैलाकोइड के ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है इस समय। तो ये प्रोटॉन्स जो हैं यहाँ से वापस ये सिर्फ ATP सिंथेटेज एंजाइम्स के जो चैनल है, जो इसका CF0 पार्टिकल है, कपलिंग फैक्टर 1 और कपलिंग फैक्टर CF0 पार्टिकल, वो एक जो उसका स्टॉक है वो चैनल की तरह वर्क करता है। तो उस चैनल में से निकल के प्रोटॉन स्ट्रोमा की साइड में चले जाते हैं। तो ये जो हैं प्रोटॉन जो प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन से निकले थे और फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से निकले थे, ये सब ATP सिंथेज एंजाइम के अंदर से स्ट्रोमा की साइड में जाते हैं। और जब ये रिलीज़ होते हैं तो एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स बन जाता है। इसकी वजह से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में मिलकर के ATP का प्रोडक्शन करते हैं जब ये प्रोटॉन रिलीज़ होते हैं। तो ये जो थ्योरी इसको आगे जाकर मैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें मैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझाऊंगी, उसमें आपको केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो मिशेल ने 1961 में दी हुई थी वो भी समझा दूंगी कि ATP कैसे बनती है, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ 1978 में भी मिला था। तो ये थ्योरी नेक्स्ट टाइम समझाऊंगी। तो ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनती है, ATP बनती है और NADPH रिड्यूस होता है। तो एसिमिलेटरी पावर NADPH और ATP की फॉर्म में बनता है, जो आगे जा कर के डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्शन में या CO2 फिक्सेशन में यूटिलाइज होता है। तो नेक्स्ट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू। और मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। गुड बाय।